नमस्कार बच्चों। तो हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स E1 का बात कर रहे थे, है ना। तो उसमें एक बार रिवाइज करते हैं ना E1 मैकेनिज़्म। ठीक है, चलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे, है ना, और फिर उसके बाद क्रॉस चेक किया जाएगा कि सही सोच रहे कि नहीं। E1 मैकेनिज़्म का नाम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर। अच्छा ठीक, ये बात हो गई। कब होता है, कब E1 सोचेंगे, मतलब क्या रिएक्टेंट दिया हो, क्या एरो पे दिया हो। तो अगर अपने को रिएक्टेंट पे अल्कोहल दिया हो और एरो पर कोई कंसनट्रेटेड एसिड के साथ हीट किया हो, बहुत सारा हम लोग लिखवाए थे ना, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H3PO4, कंसनट्रेटेड KHSO4, है ना। अच्छा, क्या क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? लुइस एसिड भी था बहुत सारा ना, Al2O3, P2O5, POCl3, ठीक है, उसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते? कोई HX एसिड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे एल्काइल हैलाइड बनने का चांसेस है ना। HNO3 नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ऐसा कंसनट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई कि क्या रिएक्टेंट है और क्या एरो पर हम लोग रिएजेंट लिए रहते हैं। E1 का एक और एग्जाम्पल होता है बाई डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जो हम लोगों ने बात किया था कि ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो इसका रेट लॉ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के पावर 1, है ना, मतलब ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या है, 1 है। मॉलिकुलरिटी भी इस रिएक्शन का क्या है, 1 है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, दैट मीन्स जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना फास्टर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होने वाला है एसिड कैटलाइज्ड में। ठीक है, अच्छा, रेट इज गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाइल मेजर प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मतलब हमेशा वो मेजर एल्कीन बनाएंगे जिसकी स्टेबिलिटी अमॉन्ग द गिवन पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग ने किया था, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जहाँ जहाँ भी बनेगा वहाँ पर एक चीज़ बिना सोचे हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। क्या? कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, और कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट पर ही हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और हम लोग रिंग एक्सपेंशन तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो अब उससे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन, है ना, एक बार फिर से ज़रा मन में दोहराइए, व्हाट इज़ रिंग एक्सपेंशन। कब सोचेंगे रिंग एक्सपेंशन? जब कोई चांसेस कब हो सकता है, जब 4 कार्बन से 5 कार्बन में जाने का चांसेस हो, 5 कार्बन से 6 कार्बन में जाने का चांसेस हो। बस इन्हीं दोनों केसेस में हम लोग हमेशा रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे। 3 से 4 नहीं सोचेंगे। वो कुछ केसेस है जहाँ पर होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब वो आएगा, है ना। और 6 से 7 भी हम लोग नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। कंडीशन क्या होनी चाहिए रिंग एक्सपेंशन के लिए, बताओ तो ज़रा। रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर अगर कहीं से प्लस चार्ज आएगा तो वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हम लोग सोचेंगे। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब एक और रिंग एक्सपेंशन का एग्जाम्पल लेकर समझें, है ना। कल कुछ बात क्लियर हुई थी, कुछ आज बातें क्लियर होंगी। जैसे मान लो अगर अपने पास एक ऐसा कहीं से सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो रिंग के कार्बन से जस्ट अटैच्ड कार्बन पर प्लस चार्ज है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपैंड होकर हमेशा 6 मेंबर्ड ही जाएगा, क्योंकि ये 1-2 रीअरेंजमेंट का ही केस है ना, 1-2 शिफ्ट यहाँ पर भी हो रहा है। तो कैसे होगा भाई, यहाँ पर चाहे ये वाला बॉन्ड और चाहे ये वाला बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक यहाँ से निकलेगा और इस पे जाकर जुड़ जाएगा, है ना। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये CH2 है ना, यहाँ पर ये भी CH2 है, यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा,
अब ये CH2 यहाँ से निकल कर इस प्लस चार्ज पे चला जाएगा। ये कार्बोकेटाइन का पोजीशन हो गया 1 और ये हो गया 2, है ना। तो 2 से ये जो CH2 ग्रुप है एल्काइल ग्रुप निकल के 1 पे चला जाएगा। तो कार्बोकेटाइन का जो शिफ्ट होगा वो 1 से 2 की तरफ होगा, नहीं। तो इसको हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1-2 कौन सा शिफ्ट बोलेंगे, 1-2 एल्काइल शिफ्ट बोल देंगे ना, बोलो भाई, है ना। अच्छा, तो ये इधर से निकल कर इधर जाके जुड़ जाएगा। तो जब इधर से CH2 अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, ये CH2 माइनस बनाएगा और माइनस बना के इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो 2 वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो जरा एक बार इसका हम लोग, है ना, रफ स्ट्रक्चर ऐसा अगर बनाएं, देखो तो जरा ऐसा बनता दिखाई दे रहा है और ये 2 कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा नहीं है। ये जस्ट हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं ना, कि कैसे अगर दिक्कत, वैसे तो हम लोग को एक ही बार में 6 मेंबर्ड बना देना चाहिए, लेकिन ये ऐसे बनाना इसलिए हम लोग सीख रहे हैं सो दैट कि आपको परेशानी ना हो, मतलब आप इससे सीखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह का बनता हुआ दिखाई दिया। अब इसको थोड़ा सा 6 मेंबर्ड है ना, तो इसको 6 मेंबर्ड जैसे एग्जिस्ट करता है वैसे बना दिया जाए और किसी एक कार्बन पर प्लस चार्ज यहाँ पर बना दिया जाए, क्योंकि सारे कार्बन यहाँ पर एक ही जैसे हैं, कोई कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम लोग को इस पॉजिटिव चार्ज से उस सब्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव पोजीशन देखनी होती। क्या आई बात समझ में इतनी? चलिए, तो ये 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड चला गया, ठीक है। अच्छा, ये कैसा कार्बोकेटाइन बना है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है क्या। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलोगे इसको, बोलो भाई, है ना। जबकि अगर आप इस बात का वकालत करें कि सर ये ऐसा था, यहाँ पर CH2 प्लस ऐसा था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा देते तो टर्शरी बन जाता, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं सोचेंगे, मेजर के लिए नहीं सोचेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है ये भी हो, लेकिन हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग को मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। तो मेजर हमेशा रिंग एक्सपेंशन से सोचेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट कराते तो कार्बोकेटाइन बेशक ज़्यादा स्टेबल मिलता अपने को, लेकिन हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिंग एक्सपेंशन में नहीं देखते, हम लोग रिंग की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो 6 मेंबर्ड इज़ मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड, तो हम लोग उस रास्ते चले गए। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो रिंग एक्सपेंशन का केस क्लियर है सबको, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल इस पे समझ लिया जाए, ठीक है। आओ, इसको नोट कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन है, rearrange the following in most stable carbocations. Rearrange the following in most stable carbocations, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक मैं क्वेश्चन देने से पहले कैसे अप्रोच करेंगे वो थोड़ा बात कर लिया जाए। जैसे अब हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, जहाँ जो रिंग एक्सपेंशन वाला केस है वो भी, और जो जहाँ वो नहीं है वो भी, ठीक है, मतलब जो इससे पहले हम लोग देखे थे। तो अब आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तक पहुँचना है। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये आप डिसाइड करिए कि यहाँ रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए कि नहीं। हम लोग कंडीशन देख लिए हैं। रिंग एक्सपेंशन के बाद अगर फिर कोई 1-2 शिफ्ट कराने पर और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने तो वो भी कराएंगे। क्लियर हो रही है ना बात। मतलब अब हम लोग सारा ओवरऑल, मतलब कि अब कार्बोकेटाइन अपने आप कैसे शिफ्ट होगा और किस में रीअरेंज होगा, ये अब हम लोग को डिसाइड करना है। समझ के बाद अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ठीक है। और अगर जब तक स्टेबल मिलता चला जाएगा तब तक हम लोग शिफ्ट कराते रहेंगे, ठीक है। ये बात हम लोग अब समझ रहे हैं। तो इसको अब बड़े ध्यान से, है ना, मार्किंग स्कीम ले लीजिए। +4 सही होने पर, है ना, -1 गलत होने पर, और नहीं करने पर -2 ले लीजिए, है ना। नहीं करने पर -2 है, गलत करने पर -1 है,
ठीक है, ये अलग से नया मार्किंग स्कीम है मेरा, है ना, मतलब आपको करना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, तो ये कुछ कार्बोकेटाइंस हैं जिनकी रीअरेंजमेंट करा के आप लोग को मोस्ट स्टेबल बनाना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इन सारों जो कार्बोकेटाइंस हैं इन सभी को मोस्ट स्टेबल में रीअरेंज करके फाइनल आंसर लिख कर रखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हो गया होगा? चलो देखा जाए। तो अब ये वाला पहला वाला क्या रिंग एक्सपेंशन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। तो यहाँ से अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक ही साथ लिख दे रहा हूँ ना, ये बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इतना बना होगा सभी का, है ना। अब जरा इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, है ना। इसका मतलब क्या, ये देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1, चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं इसको एक 5 मेंबर रिंग बना दे रहा हूँ। 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप है और, है ना, 5 पर प्लस चार्ज है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये बात समझ में आ गया? इतना बना लिया होगा सबने, है ना। अब क्या यहाँ से मिथाइल शिफ्ट भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाए, 1 2 शिफ्ट हो जाए, तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है अब, है ना, जरा देखो तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है ना, वो कैसा बनता दिखाई देगा। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से 1 2 शिफ्ट के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जिनका जिनका सही होते चले वो +4 करते चलो, है ना, गलत होते चले, गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तो कष्ट के साथ -1 लेते चलो। चलो अब सेकंड वाले में देखो, पहले यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, चलो भाई ले आया जाए, ठीक है। फिर अब रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस पर जुड़ जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा। कितना नंबर रिंग बन गया देखो, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 पर प्लस चार्ज है तो 2 पर मिथाइल है। मतलब अब अगर मैं इसको ओवरऑल सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, तो ये आंसर आया नहीं। एक और हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है, देखो तो जरा, हाइड्राइड शिफ्ट अगर यहाँ से हो जाए तो फाइनल आंसर जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे, बोलिए ये बना होगा, है ना। चलो सेकंड भी हो गया, थर्ड वाला बना पाए, बना लिए होगे। देखो जरा थर्ड वाले में यहाँ इस 6 मेंबर्ड का एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो रिंग के कार्बन पर ही है और वैसे भी 6 मेंबर्ड एक्सपैंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो कि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इस 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है। क्या बात किए थे हम लोग कि रिंग के कार्बन से जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर प्लस चार्ज कहीं से आ जाए तो ये एक 4 मेंबर रिंग मुझे दिखाई दे रहा है और इससे जस्ट बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन
होगा, है ना। अब वो प्लस चार्ज जो है वो किसी और रिंग पर है या किसी कार्बन पर है या हाथी पर है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग को किस बात से लेना देना है कि इस रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो, ठीक है। तो अब कैसे रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ जरा देखो तो ये बॉन्ड, फिर से वही बात, ये बॉन्ड चाहे ये वाला बॉन्ड, है ना, यहाँ से एक्सपैंड होकर इससे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हट जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उससे, है ना, उससे देखो एक कार्बन से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है और जिससे स्टार्ट हुआ है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है। बोलो भाई, मतलब इसको अगर ठीक से हम लोग बनाएं, अब ये समझना है आपको, है ना, ये थोड़ा सा बात समझनी है। बना दिए हम लोग, प्लस चार्ज किस पे रखें, इस पे रखें या इस पे रखें, एक ही बात है ना, चाहे ये दोनों एकदम एक जैसा है तो चाहे यहाँ रख दो। ये बना क्या, वो जो स्ट्रक्चर बना था वो बेसिकली यही था, दिख रहा है। चलिए, तो ये भी कर लिया होगा। रिंग एक्सपेंशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, लेकिन फिर उसी दिक्कत को हम लोग को तो क्रॉस करना है, क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बात है और आने ही वाले, पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं फोर्थ पर, ठीक है। फोर्थ के लिए हम लोग पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इसको हटाया जाए यहाँ से। हाँ भाई, देखो इसमें ऐसा रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। जब ऐसा रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं। रेजोनेंस के बाद ऐसा प्लस चार्ज आते हुए दिखाई दे रहा है और जब यहाँ प्लस चार्ज है फिर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो सकता है क्या, ये मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो अगर यहाँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया तो अब देखो क्या बना, ऐसा बना क्या, देखो तो, अगर मिथाइल शिफ्ट हो गया है ना तो ऐसा बना, ठीक है। अब क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पहले तो ये भी देखना होगा ना। अगर इससे ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो, कि हमेशा बस कराते जाएंगे, नहीं, स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, ठीक है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, चाहे इधर से हो सकता है, यहाँ प्लस चार्ज आया, कोई बात नहीं। जब यहाँ पर शिफ्ट करा दिए तो अब ये कार्बोकेटाइन के पास यहाँ का 3 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ का 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ का 1 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया। दूसरा जो कि मेन फैक्टर है, लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1-2 क्लास पहले बात की है इस पर, कि इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस इधर से हो रहा है या इधर से हो रहा है, मतलब क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इधर से या इधर से, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये प्लस चार्ज एक बार यहाँ से यहाँ आएगा, इस पर आ जाएगा प्लस, फिर पाई बॉन्ड से इस पर आ जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में पाई बॉन्ड का घूमना या प्लस चार्ज का एक ही डायरेक्शन में मूव करना। प्लस चार्ज इधर से इधर ही मूव कर रहा है, दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो आंसर तो अपना यहीं से हो गया। प्लस जो इसको बोनस मिल रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ऐसा रीअरेंजमेंट हमेशा सोचेंगे। क्लियर बात, ठीक है। इस पे आ जाओ, लगभग सेम वैसे एग्जाम्पल है, कर लिए होगे। पहले ऐसा रेजोनेंस होगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, बना दिए भाई। रेजोनेंस के बाद यहाँ प्लस चार्ज ऐसा बना दिए। अब देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग भी यहाँ से ऐसा एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, यहाँ से प्लस हट जाएगा। बोलो दिख रहा है सबको। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक और 6 मेंबर्ड रिंग, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर कायदे से बना दिया जाए तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, है ना, ऐसा। देखो तो जरा, ऐसा कुछ बना है ना। सेम वही चीज़
यहाँ पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिल गया इसको, है ना। देखो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर प्लस चार्ज, और फिर जब प्लस रेजोनेंस करके जब प्लस यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से भी ऐसा जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लस चार्ज, और प्लस इसके पास 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन बोनस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, हाँ 6th वाला, सीखते हुए चलना है ना। अगर आप यहाँ तक नहीं समझ पाए थे या गलती कर दिए हैं कुछ लोग, है ना, तो आप क्या करो कि यहीं पे रुक जाओ और इन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करो। अब तो कुछ सीखे, है ना, तो सीखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। तब हम लोग सॉल्यूशन पर आएंगे। जिनका सही हो रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सीख गए हैं बात को, तो अपना डिस्कस किया जाए। अब देखो इस 5 मेंबर्ड के एक कार्बन पे प्लस चार्ज है जो कि इस 5 मेंबर्ड के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे है, तो फिर यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 एल्काइल शिफ्ट ऐसे करा देंगे, ये प्लस चार्ज यहाँ से हट जाएगा और प्लस चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। बोलो भाई, तो अब देखो ये कितना मेंबर रिंग बना, ये वाला आड़ा टेढ़ा जो दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, और 6 से एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा है। तो एक ही लाइन में अगर हम लोग को सीधा लिखना है, ट्राई करिए। अब मैं लिखूँगा 6 मेंबर्ड एक रिंग और उससे 2 कार्बन से, मतलब एक से स्टार्ट होकर दूसरे पे ख़त्म हो रहा है एक 5 मेंबर्ड रिंग, और इस कार्बन या इस कार्बन पे हम लोग प्लस चार्ज लगा देंगे। दोनों एक ही बात है, चाहे इस पे चाहे इस पे, क्योंकि दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है ना, और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो रिलेटिव पोजीशन जो होगी वो सेम होगी। समझ रहे मेरी बात? तो ये बन गया होगा, दिख रहा है ना। चलो तो अपना मार्किंग करते रहिए, बाद में नंबर जोड़ा जाएगा। अब देखो, अब आगे वाले क्वेश्चंस बताओ। हाँ भाई, ये वाला ये फाइनल कर लियो सब लोग, देखा जाए तो इस 5 मेंबर्ड रिंग पर प्लस चार्ज है, तो ये रिंग तो नहीं एक्सपैंड होगा, लेकिन इस 5 मेंबर्ड के जस्ट बाहर वाले पे प्लस चार्ज है, तो ये रिंग एक्सपैंड होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से बॉन्ड हटा के इसका बॉन्ड इससे कर दे रहा हूँ, ये प्लस चार्ज हटा दे रहा हूँ और यहाँ प्लस चार्ज लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कितना मेंबर्ड रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये तो काउंट किया ही हो। तो 6 मेंबर्ड एक रिंग और उसके एक ही कार्बन पर, है ना, एक 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा अब देखो एक चीज़, अब इस 5 मेंबर्ड रिंग को देखो और इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है। क्या रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज, यही तो बात किए थे। तो मतलब ये भी एक्सपैंड होगा, अब ये रिंग एक्सपैंड होगी, दिख रहा है ना। तो क्या किया जाए, 2 रास्ते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, चलो बना देते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा बना दिया जाता है, और एक ही कार्बन पर एक 5 मेंबर रिंग ऐसा बना है और यहाँ प्लस चार्ज है, यही है ना ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एक्सपैंड करा दो, तो करा दिया गया, ये इधर आ गया, यहाँ से ये प्लस चार्ज हट गया और प्लस चार्ज आ गया किस पे, इस पे। अब देखो ये यहाँ एक कार्बन था, भूलिएगा मत। देखो ये कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 मेंबर रिंग ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। बोलो, ये मज़ेदार बात, मतलब इसमें दोनों रिंग एक्सपैंड कर गई, पहले एक की फिर दूसरे के लिए कंडीशन डेवलप कर दी, है ना। तो ऐसा बन गया, ठीक है। जिन लोगों का ये सही है ना, बढ़िया, एकदम बात एकदम आप समझ गए हैं, और है ना, ये सब मैनिपुलेशन है, इसमें ये केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। बात समझ गए, अब बस रिंग बड़ा करो और प्लस चार्ज कंडीशन देखो, ये मैनिपुलेशन है ना। अब इसको हम लोग आर्ट की कैटेगरी में रख देते हैं, क्या है ना, ये तो कला है, तो देख के बस बनाते जाना है। 8th वाला देखो, 8th वाले में रिंग के जस्ट बाहर वाले पे, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा एक्सपैंड कर दूँ, यहाँ से प्लस हट जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी क्या इसको, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरह का
रीअरेंजमेंट होगा, होना ही होना है, क्योंकि हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो एक तो 5 से 6 में गए और साथ ही साथ कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल हो रहा है ना। तो इस वजह से ये वाला उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया है ना भाई। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। रिंग एक्सपेंशन क्लियर हुआ। अब हम लोग वापस मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग वापस इवन मैकेनिज्म जो कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर वापस आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है, और बिना कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट के आप मेजर प्रोडक्ट कभी नहीं सोचोगे, किसी भी मैकेनिज्म में नहीं, जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब एक बार आप एक काम कीजिए कि मैकेनिज्म और अब तक जितनी बातें हम लोग पढ़े हैं वो सारी बातें एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कीजिए। अब हम लोग इवन मैकेनिज्म पर सवाल करने जा रहे हैं। अब हम लोग सीधा एल्कीन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रिवाइज कर लीजिए और तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। राइट मेजर प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक मिनट और, वो 3 to 4 वाला बात हमको करना था ना, एक बार इसको क्लियर करते हैं। देखो तो जैसे मान लीजिए रिंग एक्सपेंशन में एक ये केस है ना, इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है ना, हाईली स्टेबल, मतलब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर इसमें हम लोग इसका एक्सपेंशन करा देंगे रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर, तो एक ऐसा 4 मेंबर्ड कार्बोकेटाइन मिलेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये ऐसा ऑलमोस्ट न के बराबर जाता है, मतलब 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड जाने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये हाईली स्टेबल है, एक्सेप्शनली स्टेबल है ना। बेंजाइल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है, एलाइल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है, उनसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, मतलब यहाँ तक कि अगर हम लोग एक बात समझें, है ना, ये जो कार्बोकेटाइन है ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या ये ज़्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटिक है, दिख रहा है आपको, मतलब इस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से भी ये ज़्यादा है ना। हर एरोमेटिक से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें केवल 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब 3 मेंबर्ड, और ये भी 3 मेंबर्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 मेंबर्ड वाले एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है ये। तो इतना स्टेबल क्यों है, ये बात हम लोग जीओसी में पढ़े हुए हैं, है ना। इसके 2 वजहें होती हैं, है ना। एक तो इसका जो ये जो ऑर्बिटल होता है, अगर हम लोग जल्दी जल्दी बात करें, इसका जो ये sp3 ऑर्बिटल होता है, ये स्पेस में कहीं यहाँ होता है ना। जिन लोगों को ये बात नहीं पता, एक बार जीओसी रिवाइज कर लेंगे, या एक काम करता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का हम लोग एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि क्यों होता है। अगर हम लोग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो मुझे sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो sp3, तीनों कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए नेचुरल, वो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जबकि यहाँ पर इस रिंग की वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो, है ना, कंप्रेस होकर वो 60 डिग्री पर रह जाता है। तो ऑर्बिटल्स जो इसके sp3 ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है,
तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा। अगर दो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो उन दोनों का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो इन दोनों का जो बॉन्ड होता है वो इनका लाइन जो ज्वाइन हो रहा है, इस ज्वाइनिंग लाइन पर बॉन्ड नहीं होता। ज्वाइनिंग लाइन जो है ना वो तो हम लोग एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना दिए 3 मेंबर्ड रिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, जानबूझ के उतना कॉम्प्रेस नहीं हुए हुए रहते हैं, है ना। मतलब अगर ऑर्बिटल इतना ही एक्चुअली कॉम्प्रेस हुए रहेंगे तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो जो बेसिकली ये जो इनका दोनों का ऑर्बिटल का ओवरलैप है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन या इन दोनों कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है या इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसके लाइन ज्वाइनिंग पर लाई नहीं करता है, वो स्पेस में उससे बाहर लाई करता है। देखिए कैसे, इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो बेसिकली स्पेस में थोड़ा सा इस लाइन ज्वाइनिंग से बाहर होता है। बाहर होने पर इसको फ़ायदा क्या होता है कि अगर ये दोनों sp3 ऑर्बिटल अगर कॉम्प्रेस होकर रहेंगे तो 60 डिग्री का स्ट्रेन होगा, और थोड़ा थोड़ा बाहर रहेंगे तो 60 डिग्री से, है ना, मतलब जो 60 डिग्री पर रहेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन होगा और थोड़ा बाहर रहेंगे तो 60 डिग्री से कम स्ट्रेन होगा ना। 60 डिग्री मतलब 109 - 60 ना। अच्छा, इसका भी ऐसे ही रहता है, एक इधर थोड़ा सा इसके लाइन ज्वाइनिंग के बाहर, इसका भी ऐसे ही रहता है। बात समझ आ रही? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली स्पेस में, है ना, इस साइक्लोप्रोपेन इस ट्रायंगल के जस्ट थोड़ा थोड़ा बाहर देखे गए हैं। और बाहर होने का मतलब कि ये जो sp3 ऑर्बिटल होते हैं वो पूरा कंप्रेस नहीं हुआ रहता है। तो बाहर होने की वजह से होता क्या है कि इस p ऑर्बिटल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो इस ऑर्बिटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसके, ये ऑर्बिटल्स थोड़ा थोड़ा बाहर हैं, इसकी वजह से इस p ऑर्बिटल के क्लोज आ जाते हैं। तो ये p ऑर्बिटल को स्पेस में ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। यही इसको बोला गया है कि ये बेंट ऑर्बिटल की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन ये है, समझ में आई बात। तो ये जो बात है इसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होता है। ये है रीज़न नंबर 1 कि स्पेस में ही इसको इस बेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये हाईली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ लो। ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है इसके स्टेबल होने का, वो होता है कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन एक और यहाँ पर चीज़ है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हम लोग पढ़े हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है ना, वो कई जगह पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। ज़रा समझा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा मैं एक बार आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अगर याद दिला दूँ तो ऐसा हुआ करता था शायद। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते थे और इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता था वो ऐसा बनता था, बोलो तो ज़रा, है ना। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता था और ये H+ बन के बाहर हो जाता था। बाहर क्या, ये इस पाई क्लाउड के साथ बैक बॉन्डेड रहता था, ठीक है। उसी तरह से अगर कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, जिस पर प्लस चार्ज है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पर हम लोग कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर चलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आ जाता था, ठीक है। तो ये इधर चलाएगा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता था तो उस पर प्लस आ जाता था, यहाँ पे कार्बन है तो उस पर प्लस आ जाएगा।
तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर इधर से हो सकता है तो इधर से भी हो सकता है। तो अगर इधर से होगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो ये है कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आई बात ना? कार्बन हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन तो हम लोग देखते ही हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन अब ये नहीं है कि अब आप कहीं भी दिमाग लगाने लगे कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन सर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, है ना, ये जो कार्बोकेटाइन है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल, क्लासिकल मतलब जो हम लोग जानते हैं, बाकी नॉर्मल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना, ये है नॉन क्लासिकल टाइप, ठीक है। तो इसका अलग से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया हुआ है और ये नॉर्मल किसी कार्बोकेटाइन की तरह नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल टाइप। और इसीलिए इसका जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग बात से एक्सप्लेन की गई है ना। ये बात भी हम लोग और कहीं नहीं देखते, ये बात भी हम लोग और कहीं नहीं देखते। तो ये सिर्फ हम लोग यहीं देखे हैं और यहीं पर ये बात शुरू हुई है और यहीं पर इसको ख़त्म कर देंगे। बस ये बात जानेंगे कि हाँ ये क्यों स्टेबल होता है ना। ये दो वजहें हैं, इससे स्टेबल होता है। लेकिन अब ये चीज़ हर जगह अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ के बात इतनी? चलिए, अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये पहले कार्बोकेटाइन नीचे है, फिर इसमें आ रहा है और फिर कार्बोकेटाइन ऊपर हो जा रहा है ना। तो ये तीनों में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो इसी वजह से इसको बोल दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस, है ना। कुछ लोग इसका नाम याद रखने के लिए नाम रख दिए हैं डांसिंग रेजोनेंस, जबकि एक्चुअली ये क्या है, कार्बन कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये दो वजहों से ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक। इसको नोट कर लो। अब इधर भी लिख लिया होगा सबने, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये इसमें ऑलमोस्ट न के बराबर जाता है ना। एक्चुअली ये एक तरह का इक्विलिब्रिया रहता है। मतलब अगर हम लोग ये कार्बोकेटाइन ले लें, है ना, तो थोड़ी देर बाद अगर ये कार्बोकेटाइन कहीं बना तो थोड़ी देर बाद जो इसका और इसका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है वो ऐसा देखा गया है कि किसी भी जगह पर अगर ये कार्बोकेटाइन बना तो थोड़ी देर बाद ये 51% रहता है, ये 47% रहता है और प्लस 2% ये वाला रहता है। दोनों मिला के, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, 2% इस फॉर्म में रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिए और उसमें ऐसा कार्बोकेटाइन बना तो 51% ये, 47% ये और 2% ये। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि ये ज़्यादा परसेंट में है। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि भाई ये इसमें इंटर कन्वर्ट या रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर न के बराबर हो रहा है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो तो इसको एक्सपैंड नहीं कराओगे। इनफैक्ट इसका उल्टा ज़्यादा फेवरेबल है। मतलब अगर कहीं ऐसा कार्बोकेटाइन बने, कहीं ऐसा कार्बोकेटाइन बने तो ये कार्बोकेटाइन, अब इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता, देखो तो, क्योंकि रिंग के ही कार्बन पे प्लस चार्ज है और रिंग के कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो एक्सपेंशन का केस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अगर ये बनेगा तो एक इक्विलिब्रिया बन जाएगा जिसमें ये इतना परसेंट ये इतना परसेंट रहेगा, और अगर ये रहेगा तो भी तो ये इक्विलिब्रिया बन जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रिया तो किसी डायरेक्शन से बन सकता है। तो अगर ये हम लोग ले लेंगे तो इसमें भी क्या होता है कि चाहे ये बॉन्ड चाहे ये बॉन्ड, ये वाला, है ना। अब कार्बोकेटाइन जो है वो 1 से 2 इस तरह से जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर आ जाएगा कैसा, नेगेटिव चार्ज, और इसका बॉन्ड इससे हम लोग करा देंगे। मतलब ये कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना बात।
कि ये बॉन्ड यहाँ से टूट के ऐसे जाके जुड़ जाएगा या यहाँ से टूट के ऐसे जाके जुड़ जाएगा। और ये सिर्फ कब सोचोगे? 4 मेंबर्ड से 3 मेंबर्ड में। जब 4 मेंबर्ड के किसी कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो वो रीअरेंज होकर 3 मेंबर्ड में चला जाएगा और इसका परसेंट करीब करीब 51-52% हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं, है ना। अच्छा, नाउ इसको बोला जाता है क्या? रिंग एक्सपेंशन? नहीं, दिस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा भाई? रिंग कॉन्ट्रैक्शन 4 मेंबर्ड से 3 मेंबर्ड में हमेशा होगा। 7 से 6 में भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लेकिन वो काफ़ी रेयर होता है। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। इतनी बात समझ में, नहीं सोचेंगे उसको। ठीक है, होता है, ये बात बस ध्यान रखोगे, लेकिन कहीं यूज़ एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना। बगल वाले कार्बन से उस कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आई, है ना। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन 4 से 3 में होगा। रिंग एक्सपेंशन कब होगा? 4 से 5, 5 से 6 हमेशा। लेकिन रिंग एक्सपेंशन का जो कंडीशन है वो क्या है? बाहर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब सवाल लिखा जाए। लिखिए, लिखिए, राइट मेजर प्रोडक्ट्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग। Write major products of the following. राइट मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पॉज कर लीजिए। सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉज करने के बाद अब आप हो गया होगा। चलो, तो सीधा मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसमें देखो H+ यहाँ करेगा अटैक, यहाँ कार्बोकेटाइन बना दिए होगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ ये ट्रांस। ये क्वेश्चन बताया भी है मैंने, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड ये बनेगा, है ना। 2 ब्यूटीन बना लेकिन ट्रांस इज द मेजर। सिस भी बनेगा लेकिन ट्रांस इज द मेजर। इसमें बात करो तो इसमें यहाँ पर H+ अटैक किया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए, फिर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ से मिथाइड शिफ्ट करा दिए। तो देखो ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड अपने को ऐसा मिलेगा क्या? बोलो, ये कंपाउंड मिलेगा क्या? है ना, बना है सबका। इसको देखो, इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर, है ना, देखो ऐसा प्लस चार्ज यहाँ पर आया, फिर यहाँ से क्या करा दोगे? हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे,
यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और फिर यहाँ से है ना ये वाला H भी जा सकता है, ये वाला H भी जा सकता है, ये वाला H भी किसको बाहर करोगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों से एक ही कंपाउंड मिलेगा। ये वाला नहीं जाएगा बाहर क्योंकि इससे कम स्टेबल एल्कीन मिलेगा, और इस वाले पाई बॉन्ड या इस वाले पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। मतलब मैं अगर फाइनल आंसर लिखता हूँ तो ये आंसर होगा। देखो तो ज़रा ये बनेगा। अच्छा यही चीज़ यहाँ पर भी था। अगर मैं यहाँ पर इसका रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन की बात करूँ तो इसका रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, नहीं CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 था क्या, ओह तो यहाँ पर एक ऐसा भी आएगा, नहीं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो यहाँ से एक ये वाला बीटा H है, एक यहाँ भी बीटा H है, एक यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों माइनर बनाएंगे, यही वाला मेजर बनाएगा क्योंकि इसके पास 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा H। क्या समझ में आ रही है ना बात। उसी तरह से ये अपने को मेजर प्रोडक्ट बताना है तो ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा, देखो ज़रा यहाँ पर कुछ लोग क्या किए होगे, ये कार्बोकैटायन बना के सीधा ये H बाहर बना के ऐसे कर दिए होगे तो ये भी बन गया होगा, है ना। तो आप बोले सर प्रोडक्ट तो सेम बन गया तो ये मेथड भी नहीं, हमेशा यहाँ ना बन गया सही सेम, लेकिन ये हैबिट में आ जाएगा तो बहुत नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा आपको क्या करना है, पहले शिफ्ट कराओ, भले प्रोडक्ट बाद में सेम मिले, लेकिन शिफ्ट कराए बिना आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि इस तरह कार्बोकैटायन बनने वाले मैकेनिज्म हम लोग को आगे भी पढ़ने हैं, है ना, और वहाँ पर अंतर हो जाता है। तो अगर आप ये हैबिट यहाँ डाल लिए कि अरे सेम प्रोडक्ट बनेगा सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पर आप बहुत धोखा खाओगे, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे गए तो फिर केमिस्ट्री में भूल जाइए 100 नंबर, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, ये तो हम लोग अभी रीअरेंज कराई थे, है ना, रीअरेंज कराए थे, उसको रेफर करो, देखो क्या बना था, और फाइनल आंसर हम लोग प्रोडक्ट लिख रहे हैं, है ना। देखो तो ज़रा फाइनल प्रोडक्ट ये बना है क्या, बोलो। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये रीअरेंज करा के हम लोग यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाए थे, अब यही वाला H जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास आ रहा है ना। तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिल गया। इतना कर लिया है सबने, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसी से आगे आप लोग बढ़िए। हाँ भाई, इसमें देखो तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यही वाला H यहाँ से बाहर करोगे, फाइनल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है रेजोनेंस में है ना, और कोई रास्ता भी नहीं, बस एक यही बन ही सकता है ना। चलिए इसको देखो, बना लिया होगा सबने। इसमें देखिए तो ज़रा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा कुछ देखो तो ये बना है क्या, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थोजाइलिन, है ना। दिस इज ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। अगर एक मिथाइल मेटा पे होता तो नाम होता मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, है ना। इसमें यहाँ पे पहले प्लस चार्ज बनाए, इसको भी हम लोग रीअरेंज कराए थे, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ बनता दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो, है ना, एक बेंजीन और साथ में एक 6 मेंबर रिंग दिख रहा है सबको। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, कितना हो गया, 6, है ना।
इसको करिए, पॉज करके इसको एक बार ट्राई करिए। तो 7th वाला हो गया। क्या बना इसमें? इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि H+ जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बन सकता ब्रिजहेड पर। बोलो भाई, पढ़े थे हम लोग, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल, है ना? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ठीक है, ब्रिजहेड पर कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता जब तक कि एक रिंग में, है ना, 8 कार्बन या उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। 8th वाला देखिए तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा या पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप शिफ्ट कराओगे, कार्बोकैटायन इधर चला जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए, और फिर यहाँ पर ही पाई बॉन्ड आएगा। देखो तो ये प्रोडक्ट बना है क्या? है ना, ये प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है। इसमें आ जाओ, 9th वाला, है ना। 9th वाले में यहाँ पहले कार्बोकैटायन बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा और उसका रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। दोनों से सेम स्टेबिलिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। एक बात मैं और यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर आप शिफ्ट करा दोगे हाइड्राइड तो ये सेकेंडरी था, हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे तो सेकेंडरी ही मिलेगा। अब ये दलील नहीं दोगे कि सर ये मिथाइल का प्लस आई यहाँ पास है, यहाँ दूर है। प्लस आई बहुत दूर है वो, और प्लस आई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब स्टेबिलिटी की बात हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, है ना। ये नहीं कि सर ये दूर है, यहाँ प्लस आ जाएगा तो इसके पास आ जाएगा तो इसका प्लस आई ज़्यादा लगेगा, फिर एक बार और शिफ्ट हो जाएगा तो और पास आ जाएगा और फिर टर्शियरी हो जाएगा। नहीं, सेकेंडरी से सेकेंडरी ऐसे नहीं होने वाला, है ना। मतलब हमेशा एक से ज़्यादा स्टेबल, और स्टेबिलिटी को मेनली गवर्न कौन करना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेकेंडली हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसलिए कोई शिफ्ट विफ्ट यहाँ पर नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा, तो शिफ्ट नहीं होगा तो एक बार ये H जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और एक बार ये H जाएगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बनता दिखाई दे रहा है। एक प्रोडक्ट ये बन रहा है और प्लस एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। बोलिए तो ज़रा, समझ में आ रहा है सबको, है ना। एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट। बोले सर सेम ही तो है, तो एक A है और एक B है, ज़रा चेक करो कि दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है ना। देखो तो ज़रा, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा पूछे तो ये दोनों, क्योंकि स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, तो हम लोग ये देखेंगे क्या ये कायरल है। तो इसके पास एक कायरल सेंटर है, सिर्फ ये वाला, इधर से चले और इधर से चले दोनों सेम नहीं है, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, तो एक कायरल सेंटर है, कोई POS कोई COS नहीं है इसके पास, मतलब ये कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये वाला भी कायरल है, और बस अब अपने को चेक कर लेना है कि क्या ये इसका मिरर इमेज है। तो मैं एक ऐसा मिरर यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो देखो इसका मिथाइल यहाँ अबव था, तो इस मिरर पे मिथाइल ऐसा अबव ही दिखेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर है तो ये पाई बॉन्ड इधर दिख रहा है। सही बना है एकदम। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और क्योंकि ये दोनों कायरल हैं तो कायरल कंपाउंड का मिरर इमेज हमेशा क्या होने वाला है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हो गए। तो अगर आपसे रिलेशन पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा एनेंशियोमर्स। एक सवाल मैं और आगे बढ़ा दूँ इसमें, नेट सोल्यूशन विल बी क्या? ऑप्टिकली, बोलो भाई, ऑप्टिकली जितना इस पाई बॉन्ड का बनने का चांसेस है उतना ही इस पाई बॉन्ड बनने का चांसेस है, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है और प्रोबेबिलिटी फैक्टर सेम है। तो इसका मतलब इधर और इधर का दोनों बराबर बराबर बनेगा, एग्जैक्टली 50-50% बनेगा। तो ये दोनों अगर सिस्टम में मौजूद है, ये इसका
एनेंशियोमर हैं तो मतलब अपने को रेसिमिक मिक्सचर मिला हुआ है ना, और अगर रेसिमिक मिक्सचर मिला हुआ है तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए तो ज़रा, आया ना समझ में बात? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, रिलेशन है एनेंशियोमर्स। इतनी बात आई समझ में? ठीक। तो ये कुछ E1 के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। जरा एक और सवाल करिए। है ना, जरा इसमें मुझे रेट बताइए। है ना, इसमें मुझे रेट ऑफ E1 बताइए। इन दोनों में से किसका रेट ज़्यादा होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें E1 के केस में, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी इसमें ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो दोनों में सेम कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, है ना, इसमें शिफ्ट होने के बाद बन रहा है और इसमें डायरेक्टली बन रहा है। तो दोनों का रेट ऑफ E1 क्या हो जाएगा? सेम नहीं, है ना। जो आरडीएस स्टेप होता है E1 में वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, मतलब जहाँ से वाटर निकलता है वही आरडीएस स्टेप है, रीअरेंज होने के बाद वाला नहीं, है ना। मतलब जो कार्बोकेटाइन बना इनिशियली यही रेट को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि यहीं से जो वाटर निकलेगा वही आरडीएस है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम या ज़्यादा होगा, है ना। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब बनने वाला है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर सेकेंडरी बनने वाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। मतलब इसका रेट कम और इसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनिशियली जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। मेरी बात समझ में आई ना सबको? तो रीअरेंज के बाद वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देखोगे, है ना, इनिशियल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे। इनिशियल जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा, ठीक है ना। एक और ज़रा सवाल कर दीजिए। देखो तो ज़रा, क्वेश्चन ये है कि यही है अपने पास प्रोपेन 1 ऑल H+ हीट कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो पता ही है आपको। और दूसरा पार्ट इसमें ये है कि इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा। तो प्रोडक्ट तो देखो क्लियर है, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, यहाँ शिफ्ट होके प्लस आ जाएगा, चाहे इधर का बीटा है चाहे इधर का, मतलब बना देता हूँ मैं ऐसा प्लस चार्ज, यहाँ H है यहाँ H है, चाहे ये वाला निकले चाहे ये वाला निकले प्रोडक्ट सेम मिलेगा। मतलब यहाँ से अपने को 1 प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल की बात करें हम लोग, तो एनर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए, है ना, आप पहले एक बार ट्राई करो फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करिए जरा, क्या बनेगा। कर लिया होगा? चलो देखो, मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल में बना रहा हूँ, देखिए कैसा बनेगा। ऐसा कुछ H+ किया अटैक, ये गया बाहर, ये बना पहला स्टेप। फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर तीसरे स्टेप में जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो इसको बाहर करेगा और यहाँ फाइनल ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मतलब कितने स्टेप हो गए? 1, है ना, 2 और 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो भाई। या सॉरी, इसमें पहले कार्बोकेटाइन नहीं, एक स्टेप और होता है ना, एक स्टेप और होता है। ये OH है, इसमें पहले H+ अटैक करता है तो ऐसा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा नहीं, और फिर सेकेंड स्टेप में ये बाहर जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह,
तब ये बनेगा। और यही वाला स्टेप क्या होता है इसका, आरडीएस होता है। तो यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, है ना। अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपको याद आएगा ना कि पहले ये ऐसा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, फिर ये बाहर जाता है, ऐसा बनता है, फिर शिफ्ट होगा, फिर शिफ्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। ये नहीं सोचो कि सर यहाँ से ही H निकल जाए तो प्रोडक्ट वो बन जाएगा, नहीं, हमेशा शिफ्ट करा के ही प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। ये बात पहले भी कर दी है हम लोग। तो अब अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाना है अपने को, तो देखो पहला स्टेप, क्योंकि ये आरडीएस है तो ये फास्ट होगा, है ना, तो ऐसा बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया भाई। फिर ये आरडीएस है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग ज़्यादा बनाएंगे, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ऐसा बन गया। अब ये शिफ्ट होगा, और शिफ्ट बहुत फास्ट स्टेप होता है ना, बहुत फास्ट, मतलब उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो ये ऐसा बन गया, बोलिए भाई, है ना, यहाँ से 1 2 शिफ्ट होकर ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, सेकेंडरी वाला, और फिर लास्ट स्टेप में ये ऐसा एल्कीन बना लेगा, मतलब ये कंपाउंड बनेगा। और अभी भी इससे एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, हाँ, इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस बार इसका एनर्जी प्रोफाइल ऐसा हो गया है ना, मतलब इस बार 1 2 3 4 ट्रांजिशन स्टेट आए। और अगर आप, जब हम लोग E1 देख रहे थे, अगर आप उसको देखते तो वहाँ पर 3 ही ट्रांजिशन स्टेट था, है ना। तो अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उसका एक और करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और क्योंकि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है तो एनर्जी में नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। जितनी बार शिफ्ट आप कराओगे उतना एक्टिवेशन एनर्जी आपको और बना दोगे, उतना ट्रांजिशन स्टेट आपको और बनाना होगा। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इससे प्रोडक्ट जो बना है, द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन विल लुक लाइक, तो आप वही याद करके अगर जाओगे तो गलत कर जाओगे। तो याद नहीं करना है ना, सोचना है ऐसे हो रहा होगा तो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतना रिवाइज करके आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है।